के लेक्चर के अंदर हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे उनमें से चंद और डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, और साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राउट्स लॉ आज ही के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली यूनिट, यानी इससे पहले हम मास परसेंटेज पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन। एक तो याद रखें बच्चों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी क्या यूनिट है तो आप कहते हैं इट हैज़ नो यूनिट, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसके फार्मूले से इसकी वैल्यू, इसकी डेफिनेशन की जा सकती है। जैसे मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहूँ तो एक्स मोल फ्रैक्शन है, और जिसका मोल फ्रैक्शन मैंने निकालना है बच्चों, उसके मोल्स ऊपर पुट करने हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास है। तो मैं आपसे कहूं कि इसके डेफिनेशन करें तो आप इसके डेफिनेशन ये करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसके मोल निकालने हैं उसके ऊपर लिखें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। समझने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। अच्छा, जो कंपोनेंट ए है इसके मोल को मैं डिनोट कर देता हूं एन ए से, और जो कंपोनेंट बी है इसके मोल को मैं डिनोट कर देता हूं एन बी से। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस सोल्यूशन के अंदर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बता दें, यानी ए का हिस्सा बता दें। मोल फ्रैक्शन का मतलब उसकी सोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल, एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा जी? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट एन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये हमारे पास है। तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है। एक और चीज़ याद कर लें कि किसी भी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 या यूनिटी होता है, जिसको हम यूनिटी कहते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी। ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू यूनिटी होता है। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। जैसे अगर मैं कहूँ एक्स ए निकाल दें तो एक्स ए क्या निकालेंगे? आपको पता है टोटल सम इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस उसमें से एक्स बी कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है, और जो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 1 होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जिसके मोल फाइंड करने होते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता है, उसके मोल ऊपर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। अगर कोई कहे कि इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है कि ये मोल फ्रैक्शन सम इक्वल टू 1 होता है, तो बच्चों आप एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, आपको पता है कि हम इक्वल टू 1 कर देते हैं सपोज, और एक्स ए की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स बी की जगह भी वैल्यू पुट कर दो। तो आप इनकी वैल्यू जब पुट करोगे, सारा कैंसिल करोगे, तो बच्चों इधर भी 1 आ जाएगा तो उधर भी 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास एक यूनिट तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक छोटी सी यूनिट है, हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम से हम डिनोट करते हैं, पीपीएम से हम डिनोट करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो आप पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पीपीएम होता है वो हमारे पास मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ होगा।
ये हमारे पास है। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर करूं तो बच्चों हमारे पास इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये बाय वेट भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय वेट और बाय वॉल्यूम। डिजॉल्व पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट by weight or by volume dissolved per million part of solution is called ppm और it is denoted by ppm यानी parts per million। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि हमें अगर मास दिए होंगे तो मास वाला फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम दिए होंगे वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं। आमतौर पर जो हम नेस्ले का वाटर खरीदते हैं उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ppm में होते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स हैं। इसी तरीके से एक और यूनिट हमने याद कर लेनी है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम PPB कहेंगे जी। इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट। यहाँ पे भी ऐसे ही कहा था, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट। इधर भी है इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट, उधर भी था बाय ब्रैकेट में बाय वेट और बाय वॉल्यूम, इधर भी है बाय वेट और बाय वॉल्यूम। लेकिन वहाँ था पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, जबकि यहाँ होगा पर बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। It is the number of part of solute by weight or by volume dissolved per billion part of solution is called parts per billion या PPB। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो PPB का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे मास और वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है इस पे अगर हम आए तो पार्ट्स पर बिलियन के बाद पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, इसको हम पीपीटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी सेम इसकी डेफिनेशन की तरह है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सैल्यूट बाय वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ तक सेम है। लेकिन यहाँ लिखेंगे पर ट्रिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, जबकि इसमें क्या लिखा था पर बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, जबकि इसमें क्या लिखा था पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, पीपीटी का फार्मूला बनेगा हमारे पास पार्ट्स पर ट्रिलियन का पीपीटी इज इक्वल टू, ऊपर लिख देंगे ये बाय मास भी हो सकता है बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, मास और वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट जो गिवन होगा वो ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻12 कर देंगे। ये हमारे पास है जी पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब हम इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं बच्चों, इस पे ध्यान करना है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप फोकस करेंगे। तो हमारे पास राउट्स लॉ क्वेश्चन मैं आप सबसे पहले इसमें से डिस्कस करने लगा हूँ। राउट्स लॉ ये आमतौर पर पेपर में आता है कि राउट्स लॉ की 3 स्टेटमेंट दे दें जी, ठीक है। राउट्स लॉ की 3 स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन करनी है। राइट ए नोट ऑन राउट्स लॉ भी हो सकता है या गिव 3 स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ भी हो सकता है। तो बच्चों इस राउट्स लॉ को हम समझने जा रहे हैं। हमारे पास एक सैल्यूट है, समझने के लिए पहले मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। ये सैल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल उड़ता नहीं है बच्चों। और एक सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मीन उड़ जाता है, पेट्रोल की तरह की कोई चीज़ समझ लें। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो याद रखें, क्योंकि सैल्यूट नॉन वोलेटाइल चीज़ सॉल्वेंट में मिक्स हो चुकी है तो ये लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल होगा। किसकी निस्बत, सॉल्वेंट की निस्बत। अगर कोई आपसे पूछ ले कि राउट्स लॉ किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो आप कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। और आप देखें कि बच्चों आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं उसमें सॉल्वेंट बढ़ाता जाऊंगा तो ये वोलेटाइल चीज़ है,
जितना सॉल्वेंट ज़्यादा डालता जाऊंगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बढ़ता जाएगा। और अगर सॉल्वेंट को कांस्टेंट कर दूं, सैल्यूट को बढ़ाना शुरू कर दूं, ये जितना बढ़ाता जाऊंगा, ये नॉन वोलेटाइल है, इतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो देखिएगा एक स्टेटमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट की कंट्रीब्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक जगह हम पढ़ेंगे जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर में कमी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट के, यानी सैल्यूट की कंट्रीब्यूशन के। अब हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारे क्वेश्चन में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, पहली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको मैं लिखने लगा हूं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सैल्यूट इज dissolved in volatile solvent, vapor pressure of solution is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या समझ आई बच्चों इसकी पहली स्टेटमेंट? अगर मैं कहूं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है तो आप कहेंगे व्हेन नॉन वोलेटाइल सैल्यूट इज डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो मैं ये मैथमेटिकली लिख सकता हूं ये पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बच्चों कुछ बुक्स में ना ये भी लिखा जाता है, जो सोल्यूशन में मेन चीज़ है वेपर प्रेशर, वो सॉल्वेंट का ही होता है क्योंकि सैल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, पी क्या चीज़ है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कह सकता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये बन गया। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू पी नॉट x1 बन जाएगा। ये पहली इसकी स्टेटमेंट है, पहली मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहूं P क्या चीज़ है इसमें, तो बच्चों बाकी मैं इसका पोर्शन इस साइड पे लिखने लगा हूं। तो हमारे पास इस साइड पे आप इसको ध्यान करें ज़रा, तो हमारे पास वेयर जो P कैपिटल P है वो क्या है? तो कैपिटल P को मैं लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बच्चों ये भी लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ये भी लिख सकता हूं P को। अगर मैं कहूं P नॉट क्या है तो आप कहते हैं ये तो सर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अलावा क्या नाम दे सकते हैं? इसको नाम दे सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है जब वो सैल्यूट के साथ मिक्स नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं। x1 क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस चैप्टर में 1 का लेबल हमेशा याद रखें सॉल्वेंट के लिए, 2 का लेबल सैल्यूट के लिए यूज होता है। जब भी मैं 1 किसी चीज़ के साथ लगाऊंगा तो आपको फौरन ज़हन में आए सॉल्वेंट की बात हो रही है, 2 का लेबल जो है वो सैल्यूट के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट हमारे पास इसकी हमें क्लियर हो गई बच्चों, एक स्टेटमेंट हमने ये वाली इसकी याद कर ली। अब हम स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और स्टेटमेंट नंबर 2 यहीं से ड्राइव करूंगा बच्चों। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। P इज इक्वल टू P नॉट x1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। और इसके अंदर हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट इक्वल टू 1 होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, तो x1 की वैल्यू निकाल लें, 1 माइनस x2 हो जाएगा। अगर आप उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वो मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी P इज इक्वल टू P नॉट, और x1 की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x2 हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस वाले को इधर ले आता हूँ, इस P को उधर ले जाता हूँ। अब इस वाले माइनस वाले को अगर इधर लाऊंगा तो ये P नॉट x2 हो जाएगा, और ये P नॉट ऐसे ही रहेगा, और ये P उधर जाएगा तो P हो जाएगा।
अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो अगर मज़ीद इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ बच्चों, तो इस हमारे पास जो पी नॉट माइनस पी है, इसको डेल्टा पी भी लिख सकता हूँ। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा पी नॉट x2 इज इक्वल टू, आप लिख देंगे जी डेल्टा पी, क्योंकि साइड पे लिखेंगे डेल्टा पी जो होता है वो हमारे पास होता है पी नॉट माइनस पी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर आप ज़रा बताएं कि पी नॉट क्या है, तो वेयर पी नॉट तो हमें वही पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या आप समझ लें जब सॉल्वेंट अकेला है, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी इसको बोल रहे हैं हम। x2 क्या है, आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन की एक यूनिट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। और डेल्टा पी क्या है, इसको पढ़ते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर मैं इसमें से ये पी नॉट गायब कर दूं, जिसको मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह रहा हूं, तो ये एक मेरे पास ये बन सकती है फॉर्म पी इज प्रोपोर्शनल टू x2। ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, और यहां से डेफिनेशन नंबर 2 स्टेटमेंट आ जाएगी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में कमी है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सैल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां लिख दूंगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। सैल्यूट बढ़ाते जाओगे, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सोल्यूशन का जो है वो कम होता जाएगा, और सॉल्वेंट बढ़ाते जाओगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब हम इसकी तीसरी स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, और लास्ट स्टेटमेंट है बच्चों इसकी। अब लास्ट स्टेटमेंट में मैं इसको यहां से उठाऊंगा बच्चों, इस जगह से, ये टॉप पे मैंने लिखा है, ये वाली जो पोर्शन लिखा है, यहां से मैं इसको दोबारा तीसरी स्टेटमेंट यहां से ड्राइव करूंगा। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं यहां से ड्राइव करूं, तो ज़रा x2 को इधर रहने देता हूं या उसको उधर ले जाऊं, तो मेरे पास ये बन जाएगा जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट किया गया है बच्चों, ये जो पी नॉट है उधर डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू x2 हो गया। तो इसके लिए मुझे याद कर लेना है, और ये मेरे पास इसकी तीसरी मैथमेटिकल फॉर्म है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म नंबर 2 ये हो गई, और ये मैथमेटिकल फॉर्म नंबर 3 हो गई। यहाँ से इसकी डेफिनेशन करूँगा। पहले तो मैं लिख दूँ वेयर डेल्टा पी ओवर पी नॉट क्या है, इसको पढ़ते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बच्चों सैल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ सैल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि सिंपल लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर मैं आपसे इसकी एक और फॉर्म का डेफिनेशन कहूँ तो बच्चों यहीं से कर सकते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। ये तीसरी इसकी स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ रिलेटिव, तीसरी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of सैल्यूट। क्योंकि 2 का लेबल आ रहा है बच्चों इसके साथ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट को हम x2 से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था।